हाँ बच्चों, आज हम लोग समास शुरू करते हैं, ठीक है ना। समास, ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत में जो हम लोग समास पढ़ते हैं तो पूरा व्याख्या के साथ पढ़ते हैं, राइट। तो जब भी समास ये समझ जाइएगा तो हिंदी में भी समास यही होता है ना। तो इसमें से संस्कृत शब्द को छोड़कर अब बाकी हम लोग क्या करेंगे कि मैंने हिंदी के लिए अपना पढ़ लेंगे। तो इसीलिए हिंदी में अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्या होगी, नहीं होगी, जब आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। फिर भी मैंने आप पुस्तक देखेंगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये समास जो है, ये समास होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे ये समास पहले क्या होता है, तो पहले इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों, इस समास का डिफिनीसन क्या होता है कि अनेक पदों का, देखिए ज़रा गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा समसनम, है ना, अनेके शाम, अनेके शाम पदा नाम एक पदी भवनम, है ना, समासः। अर्थात बच्चों जरा इसको जरा बिगड़ कीजिए। देखिए, समसनम, है ना, शामिल मैंने करना इसमें। अनेके शाम पदा नाम, याद है बल का नाम, बालकों का, तो वैसे ही हो गया अनेक पदों का, है ना, दो या दो से अधिक पद का एक पदी भवनम, माने एक पद होना, भवनम होना, ठीक है ना। अनेक पदों का एक पद होना क्या कहलाता है, बोलिए, समास कहलाता है। बोलो, ये स्पष्ट हो जाएगा। क्या चीज़ बोलो, अनेक, जैसे अनेक पदों का एक पद होना, अनेक पदों का एक पद होना क्या कहलाता है, बोलिए, समास कहलाता है। बोलिए, कोई दिक्कत? यानी जब अनेक दो या दो से अधिक पद मिल जाते हैं, अब मिल करके एक पद बनाते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास के हर भेदों को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये उम्मीद है कि ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान से ज़रा आप सुनिए। तो पहला समास हमने चुना जिसका नाम है द्विगु समास। क्या नाम है, द्विगु, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जैसे पहला समास में हो गया द्विगु समास। देखो, द्विगु समास। अब यहाँ पर बच्चों इस सब समास में सूत्र भी होता है, और याद रखना सूत्र परीक्षा में खूब पूछता है, समझ रहे हो ना। जैसे कोई समास दे देगा, ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग तो सबका आइडिया लगता ही जाएगा। तो इसीलिए सूत्र जो होता है, इसका सूत्र भी याद करना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे द्विगु समास का सूत्र में ही परिभाषा शामिल होता है कि संख्या, है ना, संख्या पूर्वो, है ना, द्विगु। अब देखो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला का हम लोग पहले व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। जैसे संख्या पूर्वो माने पूर्व, और द्विगु माने जिस समास का पूर्व पद, माने पूर्व का मतलब पहला पद संख्यावाचक हो, माने गिनती का संख्या 2 3 4 5 6 7 हो, समझ रहे हो ना। तो वैसे समास को हम क्या कहते हैं, बोलो, द्विगु समास कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो इसका सूत्र ही तुम्हें परिभाषा क्या कर रहा है, बोलो, बता रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। अब एक इसमें कोई चीज़ देखना, चूँकि इसमें जैसे मान लो कि मैंने एक शब्द लिखा त्रिभुज, क्या लिखा, त्रिभुज लिखा। ध्यान से सुनना। तो त्रिभुज बोलो तो यह दो पदों से मिलकर बना है कि नहीं, त्रि और फिर भुज, तो दो पद मिलकर एक पद बन गए त्रिभुज। तो यानी स्पष्ट है कि ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। त्रि का मतलब क्या होता है, 3। इतना बुझाए ना, बस एकदम
पकड़ने का सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आपको ये देख लेना है कि हाँ इसका पूर्व पद संख्यावाचक है कि नहीं है। तो हमने देखा त्रिभुज। अब ध्यान से ज़रा सुनिएगा, तो यह जो हुआ बच्चों, यह समासिक पद हुआ। कौन पद? समासिक। माने इसको बोलेंगे कि जैसे ये त्रिभुज जो है ये कौन पद है? समासिक पद है। ओके, ये समासिक पद हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये समझ में आया? अब देखिए, तब कहिएगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि जहाँ भी समास में अगर पूर्व पद संख्यावाचक रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, तो द्विगु समास है। लेकिन देखो इसमें परेशानी कहाँ है, अब इस पर ध्यान देना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे त्रिभुज, इस समासिक पद का विग्रह लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़? विग्रह। तो फिर कहोगे कि विग्रह का क्या मतलब होता है? तो देखो, जैसे मान लो कि त्रिभुज का मतलब क्या है, जो हम किसी को समझा सकें तो उसको विग्रह कहते हैं। अब जैसे कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा त्रिभुज नहीं जानता है और आप उसको बताना चाहते हैं। वो पूछा कि भैया या दीदी त्रिभुज का क्या मतलब होता है, तो आप तो कुछ कहिएगा ना। जैसे आप अपने शब्दों में जो आप जानते हैं कहिएगा, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कोई कहेगा किसी तल में 3 भुजा हो, उसके प्रत्येक के अंत बिंदु मिले हों तो उसे त्रिभुज कहते हैं। माने आप जिस प्रकार से व्याख्या करें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ संस्कृत में अब त्रिभुज का मतलब क्या होगा, तो 3 भुजाओं का समाहार होगा। बोलिए क्या होगा? त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं? 3। तो 3 भुजाओं का समाहार। समाहार का मतलब एक प्रकार से समूह हुआ, मिलन। माने 3 भुजाओं का एक समाहार है त्रिभुज। समझ रहे हो ना? तो देखो ये हिंदी में हो गया। अब याद कीजिए अनुवाद। जब हम आपको बताए थे, जब ध्यान से तो आप पढ़ते ही नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि उस नगर से, याद है ना? उस नगर से, तो याद होगा कि मैंने कहा था कि संस्कृत में समझना है उससे, नगर से, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण था। तो उसी तरह से बच्चों कितनी भुजाओं का, तो 3 भुजाओं का। देखो संस्कृत ऐसा चीज़ है कि जब तक आप प्रत्येक भाग पढ़ते हुए यहाँ तक नहीं आएंगे तब ये आपको समझ में डायरेक्टली हो सकता है बहुत कुछ चीज़ नहीं बुझाए, ठीक है ना। तो देखो 3 भुजाओं का ये संख्यावाचक विशेषण है। तो किसके विशेषता बताया? भुजा का। तो इसीलिए ये जो है ये विशेषण हो गया। ये क्या हुआ? ये 3 क्या हुआ? संख्यावाची विशेषण। और किसकी विशेषता बताया? भुजा का। तो भुजा हो गया विशेष से। क्या हो गया? विशेष से। इतना बुझाया ना? तो आप याद कीजिए, मैंने अनुवाद में सिखाया था कि विशेष में जो विभक्ति लगेगी वही विभक्ति विशेषण में भी लगेगी। अर्थात इसको हमको मन में समझना है कि 3 भुजाओं का, तो मन में समझना है तीनों का, भुजाओं का। अब याद कीजिए, बालकों का, तो आपने कहा था ना बलगा नाम, ठीक है। फिर तीनों का तो त्रयाणाम, क्योंकि जो इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा। और सामान्यतया द्विगु समास में षष्ठी बहुवचन ही लगता है। ओके, इसीलिए बहुत तकलीफ की बात क्या है? नहीं है। 3 भुजाओं का तो विशेषण विशेष होने के कारण, चूँकि यह कर्मधारय का, माने कर्मधारय समास होता है ना, तो एक प्रकार से उसमें भी विशेषण विशेष मिलता है। तो एक प्रकार से इसको कर्मधारय तो नहीं माना गया, लेकिन कर्मधारय का एक उपभेद माना जा सकता है। तो देखिए गौर से, तो हमने इतना बोला तो आप कहिएगा कि बाप रे इधर बहुत ज़्यादा बोल दिए। कुछ नहीं, आपको सुन लेना है, इस समझाने के लिए बोला जाता है। बस परीक्षा में आया त्रिभुज तो लिख देना है। अब याद कीजिए 3 का मतलब तीनों का, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रया नाम। याद है ना, बालकों का बल का नाम। फिर भुजाओं का, तो फिर मैं लिखूँगा भुजा नाम, और यहाँ पर लिख दूंगा अंत में समाहार। इतना बुझाया? त्रया नाम, भुजा नाम, समाहार। बोलिए अब तो ईजी हो गया।
ये हिंदी में हो गया समझने के लिए। तो परीक्षा में देखिए 2 तरीका से क्वेश्चन आता है, 3 तरीका से। एक पूछेगा त्रिभुज निम्नलिखित में कौन समास है, तो आप द्विगु कह दीजिएगा। दूसरा पूछेगा कि त्रिभुज का विग्रह करें, तो त्रयानाम भुजानाम समाहार कह दीजिएगा। फिर उल्टा भी पूछ देता है जनाब, कहेगा त्रयानाम भुजानाम समाहार से समासिक पद क्या करें बतावें। इतना बुझाया? तो आपको लिखना होगा त्रिभुज। तो इसीलिए कैसे त्रिकोणमिति में LHS RHS, तो इसमें भी दायां बायां ये दोनों को लेके चलना है। तो बस आपको ये त्रिभुज समासिक पद है, ये विग्रह है, इसी से मतलब है। अब थोड़ा सा हम आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने दिया पंचतंत्र। क्या दिया? पंचतंत्र। तो नहीं बुझा गया, पंच है माने 5 है, तो द्विगु समास हो जाएगा। तो हो गया 5 तंत्रों का समाहार, तो पंचानाम तंत्रानाम समाहार। बोलिए आराम है कि आराम से नहीं हो गया? समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए चतुर्भुज है, तो चतुर्नाम भुजानाम समाहार। ठीक है ना? बस ऐसे ही कह देना है। तो आपके अभ्यास के लिए हमने कुछ मैंने टास्क दिए, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और एक एक टास्क को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है? अब इसमें हम आपको इसका आंसर हम नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि जैसे ये सब इसी टाइप पर बनेगा, तो फिर आप कहिएगा कि त्रयानाम जान गए, पंचानाम 6 रहे तो क्या कहेंगे, 7 रहे तो क्या कहेंगे। तो हम इसको बता रहे हैं, भले उम्मीद है ना समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर कि जैसे हम लोग अब समास में देखिए हमने उदाहरण भी दे दिया है और लिख भी दिया है। जैसे 2 से शुरू कीजिएगा। देखिए यहाँ पर केवल 2 रहेगा तो उसको द्वयोः कहिएगा। क्या कहिएगा? द्वयोः। अब देखो तो 3 है तो त्रयानाम, 4 है चतुर्नाम, 5 है पंचानाम, 6 है षणानाम, 7 है सप्तानाम। ठीक है ना? ये तुम्हें हेल्प करेगा। उसके बाद देखो ये जो मैंने 3 वो लिखा है, तो थोड़ा इसका एक हम बार बार नहीं करते, कैसे अपवाद हुआ तो नहीं लीक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसे शब्द ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे देखो द्वय मातुरः, इसमें भी पूर्व पद द्वय है। ठीक है ना? तो इसका जो विग्रह हो गया, माने द्वय मातुरः माने 2 माताओं के पुत्र को क्या कहते हैं? द्वय मातुर कहते हैं। तो 2 माताओं का तो द्वयोः मातरोः, माताओं का है ना। अपत्यम, अपत्यम का मतलब पुत्र होता है, पुमान माने पुरुष। ठीक है ना? तो ये 2 माताओं का पुत्र, यहाँ पर षण मातुर है माने 6 माताओं का पुत्र है ना। फिर यहाँ पर पंचजनियम है, यानी 5 जनों से निष्पन्न गुण। तो थोड़ा ये 2-3 वो अलग हो गया, इसीलिए मैंने इसका विग्रह भी कर दिया है। तो थोड़ा आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसके पहले जो बताए हैं तो उसके आधार पे, जैसे त्रिलोकी यानी त्रयानाम लोकानाम समाहार, चतुर्युगी चतुर्नाम युगानाम समाहार, त्रयानाम भुवनानाम समाहार, फिर पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार, सप्तशती सप्त माने 100 यानी सप्तानाम सप्तानाम समाहार, अष्ट अध्यायी 8 अध्याय तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, फिर है त्रिफला यानी त्रयानाम फलानाम समाहार, पंचपात्रम पंचानाम पत्रानाम पात्रानाम समाहार, सप्ताह। अब देखो सप्ताह मने, तो सप्ताह का यहाँ मतलब है कि सप्त है ना, और जोर यहाँ पर मन में समझना है, अहन है ना, अहन। जैसे कैसे आप चीन में लिखते हैं ना, 9 लिखते हैं इसमें, ऐसे देखो। तो अहन का मतलब क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन। अब देखो तो यहाँ पर कहना सप्ताह है ना, तो सप्ताह नाम अहना नाम समाहार। बात समझ रहे हो ना? सप्ताह नाम अहना नाम समाहार। एक थोड़ा रोचक बात मैं बताता हूँ, बोलो। अहन जो है, जैसे संस्कृत में है, ध्यान देना, जैसे मैंने बोला ना कि 9 है, तो जानते हो इसको अहन को ठीक 12 बजे माना जाता है, दिन एकदम 12 बजे। बात समझ रहे हो ना? तो देखो ये क्या होता है। तो जैसे एक शब्द है पूर्व, जिसको नहीं तुम कहते हो AM और PM अंग्रेजी में, एंटी मेरिडियन
कहते हो ना पोस्ट मिलेनियम, माने 12 बजे के पहले 12 बजे के बाद। तो देखो इसी अहन से इसमें पूर्व लगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे पूर्व लगा, पूर्व, तो हम लोग कहते हैं पूर्व अहन, जिसको कहा जाता है पूर्वाहन, यानी 12 बजे के पहले। अब समझ में आ गया। अपर मने होता है बाद में, तो कहते हैं अपर अहन, अपराहन, यानी 12 बजे के बाद। अगर शुद्ध हिंदी हम लोग बोलते एम पीएम नहीं बोलते, तो कहते भाई साहब मैं 9 बजे पूर्वाहन में आऊँगा, यानी 12 बजे के पहले जो 9 बजेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो शब्दों की व्याख्या सीखोगे, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, बहुत सारा चीज़ जानकारी होती जाएगी। ये समझ में आया ना। तो ध्यान देना, अहन मने दिन होता है, तो सप्ताह लिखा है ना, तो सप्ताह का मतलब 7 दिन का समाहार है। आराम से सप्ताह नाम, आहना नाम, समाहार, बोलिए आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अपना समझ गए होंगे, तो याद करके लिखिएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइएगा। फिर अगला समास अगले भाग में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा मन लगाइए। मैं जानता हूँ कि 99% बच्चे को संस्कृत मैंने पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर सरकार या सिलेबस कहता है कि संस्कृत 100 नंबर का है, तो ज़रा सोचिए कि परीक्षा फल में नंबर भी तो चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए आपका मन लगे या न लगे, ये हमारी देश की सभ्यता है, संस्कृति है। और संस्कृतम देवानाम भाषा अस्ति, संस्कृत सभी माने देवों की भी भाषा है ना, और सभी भाषाओं की जननी भी है। आप जीवन में 24 घंटे में आधे घंटे टाइम संस्कृत के लिए भी निकाल लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।